हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लैब टेक्नीशियन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो हर परीक्षा में इससे संबंधित आंसर आते हैं। तो हम पहले बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो मानव ब्लड में 30% पाया जाता है, 45% पाया जाता है, 55% पाया जाता है, या 65% पाया जाता है। जो मानव रक्त में प्लाज्मा होता है वो कितने परसेंट होता है, बताओ। तो इसका सही उत्तर है 55%, 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और बाकी जो बचा 45% वो हिमेटोक्रीट होता है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो अभी हमारा सही उत्तर क्या होगा? 55%। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। प्लाज्मा का मुख्य घटक कौन है? तो प्लाज्मा का मुख्य घटक कौन है? प्रोटीन्स, हार्मोन्स, वाटर या ग्लूकोज? प्लाज्मा का मुख्य घटक है अपना वाटर, जो कि 90 से 92% होता है प्लाज्मा में। बाकी 8 से 10% जो होता है वो अदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया। प्रोटीन्स में क्या आएगा? एल्बुमिन आ गया, ग्लोबुलिन आ गया, फिब्रिनोजन आ गया, उसके बाद सॉल्ट्स आ गया, इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आ गया, है ना, अदर एलिमेंट्स। बाकी तो मेन जो होता है वो वाटर होता है। कितने परसेंट? 90 से 92%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो ये जो है इसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन या ट्रांसफेरिन। तो राइट आंसर है अपना एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है वो 60% प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर बनता है। प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर बनता है एल्बुमिन। एल्बुमिन का और भी काम है, जो कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का काम भी प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन जिससे मिलकर बना हुआ होता है एल्बुमिन, उसका काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, कुल रक्त का लगभग कितने प्रतिशत आरबीसी होता है? तो हमने पहले पढ़ ही चुके हैं हिमेटोक्रीट के बारे में, कि 45% हिमेटोक्रीट होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। बाकी का जो 55% होता है वो तो अपना प्लाज्मा होता है। तो राइट आंसर है अपना 45%। अगला क्वेश्चन है अपना, रक्त में आरबीसी की सामान्य कुल संख्या कितनी होती है? तो 4000 4000 से 11,000 तक। तो अपना उत्तर होगा 4 to 11 इंटू 10⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? अब डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 5 तरह की होती है, इसमें 4 ही लिखी है ना। एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईसिनोफिल और बेसोफिल, है ना। तो लिम्फोसाइट की अपन यदि बात करें तो लिम्फोसाइट होता है 20 से 25%। उसके बाद मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट होता है 3 to 8%। न्यूट्रोफिल की अपन बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल जो है 60 to 70% होता है। और ईसिनोफिल की बात करें 2 से 4%, 2 to 4। एक आता है बेसोफिल। बेसोफिल ये जो होता है 0.5 to 1% होता है। सबसे कम यह पाया जाता है बेसोफिल, और सबसे अधिक जो पाया जाता है वो होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है। तो राइट आंसर अपना होगा न्यूट्रोफिल। प्लेटलेट्स का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 3 दिन, 7 से 10 दिन, 30 दिन या 120 दिन? तो राइट आंसर है अपना 7 से 10 दिन। ठीक है, ये प्लेटलेट्स का हो गया। वैसे ही
ये आरबीसी का हो गया, 120 दिन आरबीसी का होता है। तो राइट आंसर है अपना 7 से 10 दिन। अगला क्वेश्चन, फेटल लाइफ में कौन सा हीमोग्लोबिन प्रमुख होता है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर परीक्षाओं में देखा जाता है लैब टेक्नीशियन के उसमें। तो इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा अपन। जो फेटल लाइफ होता है, जो भ्रूण में जो लाइफ होती है ना, जन्म के पहले, है ना, भ्रूण में, उसके अंदर कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो इसके अंदर सबसे पहले भ्रूण में HbF होता है, जो अल्फ़ा 2 और गामा 2 चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे यह क्या होता है, HbF भ्रूण से बाहर आने के बाद में, जन्म के उपरांत HbA में कन्वर्ट होने लग जाता है। ये होता है एडल्ट और ये होता है फेटल। ठीक है, HbF जो होता है वो 80% होता है, फिर धीरे धीरे 6 महीने बाद कम होने लग जाता है और HbA में परिवर्तित होने लग जाता है। ठीक है, एडल्ट में क्या होगा, HbA जो कि अल्फ़ा 2 और बीटा 2 चेन से मिलकर बना होगा, HbA। तो राइट आंसर है अभी अपना HbF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। ESR किस पर निर्भर करता है? ESR इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, हीमोग्लोबिन पर, प्लाज्मा फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन लेवल पर, आरबीसी काउंट पर या प्लेटलेट काउंट पर? तो राइट आंसर है अपना प्लाज्मा फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन लेवल। क्यों? यदि ब्लड में प्लाज्मा फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन लेवल ज़्यादा होगा तो आरबीसी क्या होती है, आपस में चिपकती है। आपस में चिपकने से वो जल्दी नीचे बैठेगी। ये बाहर हो गया है ना, ये अपना ESR ट्यूब हो गई, ये नीचे जल्दी बैठेगी, है ना, तल में। अब ये जैसे नीचे जल्दी बैठती है तो ESR इंक्रीज़ होता है ना, ESR बढ़ेगा। ठीक है, अब यदि प्लाज्मा फिब्रिनोजन ग्लोबुलिन लेवल कम हो तो ये आपस में नहीं चिपकेगी, आरबीसी धीरे धीरे नीचे जाएगी और ESR लेवल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो राइट आंसर है अपना प्लाज्मा फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन लेवल। वहीं अपन यदि एल्बुमिन की बात करें, ब्लड में एल्बुमिन की बात करें, तो एल्बुमिन ज़्यादा होने पर, यदि एल्बुमिन ज़्यादा है ब्लड में, तो आरबीसी को एल्बुमिन क्या करता है, अलग अलग कर देता है। कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। तो ये क्या, सेटल डाउन होने में इसको समय लगता है। तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगी, ESR का लेवल डिक्रीज होगा, है ना। एक एल्बुमिन पर भी निर्भर करता है ESR। तो राइट आंसर अभी तो प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन लेवल है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड का सामान्य pH कितना होता है? तो ब्लड का सामान्य pH जो होता है 7.35 से 7.35 से 7.45 तक होता है। ये स्लाइडली अल्कलाइन होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 MCQs थे जो हर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं या इससे रिलेटेड देखने को आपको मिल जाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।